दोस्तों नमस्कार। मैं आपका आपका ही दोस्त आज फिर लेक्चर नंबर 12 के लिए आपके सामने आ गया हूं। लेक्चर 12 कमेंट टाइप। बेटे आज मैं क्वेश्चन 12 को स्टार्ट करने वाला हूं, जो आप ही की जून 2014 में दिया हुआ है, और उस क्वेश्चन का नाम है हाउ डू फर्म्स मैनेज required level of receivables बेटे CS न्यू सिलेबस जून 2014। एक बच्चा कह रहा है जी पिछले 12 लेक्चर से जून 2014 ही चल रहा है। हाँ बेटे यही तो बात मैं बताना चाह रहा हूं कि जो पहला क्वेश्चन है और जो दूसरा क्वेश्चन है वो कंपलसरी थ्योरी में आ रहे हैं। बेटे 10 पार्ट तो यही हो गए और एक शॉर्ट नोट वाला पार्ट भी है। बेटे 15 पार्ट तो ये हो गए, इसलिए 12 पार्ट में भी जून 2014 ही चल रहा है। तो बेटे आइए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपके सामने मैं चीज रखने वाला हूं। तो ये देख लीजिए 12th, हाउ डू फर्म्स मैनेज रिक्वायर्ड लेवल ऑफ रिसीवेबल्स। कैसे मैनेज करते हैं जो उनके रिसीवेबल्स होते हैं उनके लिए। एक बच्चे को मैं बता दूं कि चैप्टर का नाम है डेटर्स मैनेजमेंट। बेटे डेटर्स मैनेजमेंट में आप सभी ने जब मेरे से क्लास अटेंड की होगी, फेस टू फेस की या पेन ड्राइव या यूट्यूब, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि डेटर्स मैनेजमेंट में मुख्य तौर पर वी वांट टू कैलकुलेट द ऑप्टिमम बैलेंस between profitability and लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी के बीच में हम एक ऑप्टिमम बैलेंस निकालना चाहते हैं, और उस बैलेंस के लिए हम क्या करते हैं, ऑप्टिमम क्रेडिट पीरियड कैलकुलेट करते हैं। और बेटे ऑप्टिमम क्रेडिट पीरियड का मतलब क्या, कि हम उधार कितना दें, 2 महीने का दें, 3 महीने का दें, 4 महीने का दें। बेटे ये तो मैंने कैलकुलेट कर लिया कि हाउ मच क्रेडिट इज टू बी गिवन, बट ये जो क्वेश्चन है इसमें ये नहीं पूछा व्हाट इज रिसीवेबल्स मैनेजमेंट। अब आपको जब ये क्वेश्चन नहीं आता और आपको पेपर में आ गया तो आप ये लिख दोगे व्हाट इज रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, जबकि ये ठीक बात नहीं है, तभी तो नंबर नहीं आते। बेटे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, हाउ डू फर्म्स मैनेज रिक्वायर्ड लेवल ऑफ रिसीवेबल्स। हमने वो लेवल ऑफ रिसीवेबल्स निकाल लिया, उसको मैनेज कैसे करेंगे, मतलब मैंने ये देख लिया कि मेरे डेटर्स इतने होने चाहिए, मैंने क्रेडिट पीरियड डिसाइड कर लिया कि क्रेडिट पीरियड इतना देना चाहिए, लेकिन उसको मैनेज कैसे करेंगे। बेटे ये चीज कुछ और पूछ रहा है और आप लिख के कुछ और आते हो, तभी तो नंबर नहीं आते। बेटे वो पूछ रहा है हाउ डू फर्म्स मैनेज देयर रिसीवेबल्स। तो बेटे मैनेज करने के लिए मैं आपको कहूंगा देयर आर 3 टूल्स, 3 टूल्स है जिसकी मदद से हम एज अ फर्म फाइनेंस मैनेजर कैन मैनेज रिसीवेबल्स। तो बेटे पहला टूल 1, दूसरा टूल 2 और तीसरा टूल 3। 3 टूल्स, देयर आर 3 टूल्स। पहला टूल है बाय कैलकुलेटिंग एवरेज कलेक्शन पीरियड।
बेटे हमने क्रेडिट पीरियड दिया 3 महीने का, बट जरूरी नहीं है कि हमें 3 महीना में ही सारे पैसे मिल जाए। क्या पता क्रेडिटर्स कस्टमर्स 3 महीने के लास्ट में चेक देते हो, तो बेटे पैसे थोड़ी 3 महीने में मिले। उसका हम क्या करेंगे, एवरेज कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट करेंगे। दूसरा दूसरा बाय प्रिपेयरिंग एजिंग एजिंग शेड्यूल। बेटे एजिंग शेड्यूल बनाया जाता है, अभी बताऊंगा कैसे। उससे हमें पता चल जाएगा कि हम कितने डेटर्स अभी हमें लेने हैं, तो हम मैनेज करने में आसानी रहेगी। तो बेटे टूल 1 और बाय प्रिपेयरिंग, थर्ड टूल बाय प्रिपेयरिंग कलेक्शन एक्सपीरियंस मैट्रिक्स। बेटे आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं। आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते। क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा आपसे व्हाट इज रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि फर्म्स किस तरह से अपने जो रिसीवेबल्स हैं, जो उन्होंने क्रेडिट पीरियड दिया है, उसके बाद वो किस तरह से उस क्रेडिट पीरियड की वजह से जो रिसीवेबल्स है उसको मैनेज करेंगे। बेटे मैनेज करना पड़ता है, खाली उधार देने से भी कुछ नहीं होगा। आपको क्या लगता है सब शरीफ है, ये डीमोनेटाइजेशन का जमाना आ गया, आपको लगता है सब 2 महीने का क्रेडिट देंगे, अगर आपने बोला तो 2 महीने बाद ही दे देंगे? नहीं बेटे, बेटे बहुत इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो उस समय क्रेडिट आपका पीरियड का क्रेडिट के हिसाब से नहीं पेमेंट करेंगे। तो जैसे मैं आपको क्रेडिट पॉलिसीज में मूवीज दिखाता हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि पहला टूल है बाय कैलकुलेटिंग एवरेज कलेक्शन पीरियड। हम क्या करेंगे, एवरेज कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट कर लेंगे, और बेटे उस एवरेज कलेक्शन पीरियड से हमें काफी हद तक पता चल जाएगा कि हम जितना उधार दे रहे हैं या जो हम दे रहे हैं उधार, क्या वो सही टाइम पे वापस आ भी रहा है या नहीं। तो बेटे एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे होता है, मैं कहता हूं जी क्रेडिट सेल्स 12 लाख रुपए की है और एवरेज डेटर्स 2 लाख के हमेशा खड़े रहते हैं, 2 लाख के हमेशा खड़े रहते हैं। इसका मतलब जब 12 लाख 360 दिन में सेल्स होती है, तो बेटे 2 लाख का एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या होगा। तो मैं ऐसे कर सकता हूं जी, 2 लाख इंटू 360 अपॉन 12 लाख, बेटे 60 डेज का एवरेज कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे ये पता चल जाएगा फाइनेंस मैनेजर को कि ये जो 60 डेज का हमने कलेक्शन पीरियड है, इसमें हमारे जो डेटर्स हैं हमने उधार कितने दिनों का दिया हुआ है, तो वी कैन मैनेज। दूसरी टेक्निक बेटे एजिंग शेड्यूल, टूल 2 बाय प्रिपेयरिंग एजिंग। इसका तो मैंने नोट भी दिया, भी देखते हैं। एजिंग शेड्यूल हम क्या करेंगे, जितने भी डेटर्स हैं वो कितने पुराने हो चुके, उन सब का हम एक टेबल बनाएंगे। जैसे मैं ये देखूंगा कि 0 से 30 डेज तक कितने डेटर्स हैं, ऐसे कितने डेटर्स हैं जिन्होंने अभी 31 दिनों से 90 दिन तक पैसे नहीं दिए, ऐसे कितने डेटर्स हैं जिन्होंने 91 दिन से 120 दिन हो गए अभी तक पैसे नहीं दिए। क्योंकि बेटे ये जितने पुराने होते जाएंगे, जितनी एज बढ़ती जाएगी, उतने बैड डेट्स होने के चांसेस हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, सभी डेटर्स को क्लासिफाई कर रहे हैं डेज के हिसाब से,
और उसमें सबसे पुराने, कुछ पुराने, पुराने और नए डेटर्स को निकाल रहे हैं। अगर सबसे पुराने सबसे ज्यादा होंगे तो बेटे ये चिंताजनक बात है। क्यों? क्योंकि आपके वो बैड डेट्स होने में देर नहीं लगाएंगे। तीसरी चीज बेटे कंपैरिजन मैट्रिक्स। तो मैंने एक छोटी सी हिंट प्रिपेयर की है, आप प्लीज रजिस्टर ओपन करें। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, आपको ये लिखना है। आइए बेटे क्वेश्चन 12, कमेंट 12, हाउ डू फर्म्स मैनेज रिक्वायर्ड लेवल ऑफ रिसीवेबल्स। जो लेवल ऑफ रिसीवेबल्स उन्होंने कैलकुलेट किया, उसके बाद वो क्या मैनेजमेंट टेक्निक्स लगाते हैं जिससे वो लेवल अचीव हो जाए। आपने कहा जी मेरे 60% मार्क्स आने चाहिए, 60% तो आपने निकाल लिया, लेकिन उस 60 को आने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। खाली कह दिया कि 60% आ जाएंगे तो नहीं आने वाले। इसी तरह से एक कंपनी ने क्रेडिट पीरियड निकाल लिया कि भाई इतना होना चाहिए, जरूरी नहीं है वो मीट हो, लेकिन उसको मीट करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे एक बच्चे को 60% लाने के लिए कोचिंग करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, नोट्स बनाने पड़ेंगे, फ्लो चार्ट्स बनाने पड़ेंगे, तब जाकर वो 60% अचीव होंगे। तो बिल्कुल उसी तरह से एक कंपनी जब क्रेडिट पीरियड कैलकुलेट कर लेती है तो उस क्रेडिट पीरियड को निकालने के लिए बेटे आपके पास 3 टूल्स हैं। लिखें लिखें बेटे। पहला टूल, अ फर्म नीड्स टू, हिंट्स लिखिए, continuously monitor and control its receivables to ensure the success of collection efforts। लिखे बेटे, a firm needs to continuously, लगातार मॉनिटर करना पड़ता है। जैसे छोटे बच्चों को पेरेंट्स लगातार मॉनिटर करते हैं। अब हमने कहा जी फर्स्ट आना है, बच्चे ने भी कहा ठीक है फर्स्ट आना है, लेकिन उस फर्स्ट आने के लिए भी तो अभी बड़ी सारी कोशिश करनी पड़ेगी। तो बेटे फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट, बी पार्ट लिखिए, बी पार्ट लिखिए, फॉलोइंग टेक्निक्स आर यूज्ड बाय क्रेडिट मैनेजर। बेटे कुछ टेक्निक्स यूज होती हैं, क्रेडिट मैनेजर कुछ टेक्निक्स यूज करता है। पहली टेक्निक, बाय कैलकुलेटिंग एवरेज कलेक्शन पीरियड, एसीपी, एवरेज कलेक्शन पीरियड, बाय कैलकुलेटिंग एवरेज कलेक्शन पीरियड, एसीपी बेटे हम निकाल लेंगे, अभी बताया। दूसरी टेक्निक, बाय प्रिपेयरिंग एजिंग शेड्यूल, बेटे ये भी बनाना पड़ेगा, बाय प्रिपेयरिंग एजिंग शेड्यूल, कि हमारे यहां डेटर्स में सबसे पुराने कौन से, नए कौन से हैं, बीच के कौन से हैं। तो लिखें जी, इट इज बीइंग प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्शन पैटर्न। कलेक्शन किस तरह से हो रही है हिस्ट्री में। सेकेंड पॉइंट, ऑल डेटर्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू एज। बेटे एज के हिसाब से, बेटे एज के हिसाब से ऑल डेटर्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू एज। ऑल डेटर्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू एज, एज के हिसाब से। बाय एज वी मीन, थर्ड पॉइंट, बाय एज वी मीन आउटस्टैंडिंग पीरियड, कितना समय हो गया उन्होंने पैसे नहीं दिए, विच इज नॉट कलेक्टेड, कितने समय से उन्होंने जो पैसे देने थे नहीं दिए, उसको बोलते हैं एज, उसको बोलते हैं एज। सी पॉइंट, कलेक्शन एक्सपीरियंस मैट्रिक्स बनाएंगे, कलेक्शन एक्सपीरियंस मैट्रिक्स बनाएंगे। बेटे ये जो वोडाफोन है, एयरटेल वाले हैं, एयरसेल वाले, ये क्या करते हैं, बिल्स की कलेक्शन तो उन्होंने कहा जी हमें, हम 1 महीने का उधार देते हैं,
लेकिन बेटे उसके बाद ये एजिंग शेड्यूल्स बनाते हैं, कलेक्शन मैट्रिक्स प्रिपेयर करते हैं, एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालते हैं, तब जाकर कहीं से आपको पैसे मिलते हैं। तो मैंने कहा दीज आर द थ्री टूल्स with the help of which we can manage average receivables। तो इन्हीं बातों के साथ मैं चाहता हूं कि आप अपनी बुक को खोल लें। बुक 1 बेटे, बुक 1 बेटे मैंने उसमें क्रेडिट पॉलिसी के चैप्टर में बेटे पेज 97, क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 6 बेटे मैंने एजिंग शेड्यूल के बारे में लिखा हुआ है। Aging schedule. What is the meaning and importance of aging schedule? पढ़ते हैं। In an aging schedule, the receivables are classified according to their age. That is, period for which they have been outstanding. Example, less than 30 days, तो 30 to 45 days, 45 to 60 days, इस तरह से हम रेंजेस बना लेते हैं। एनालिसिस ऑफ क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल अकाउंट्स, और नीचे चेक करिए, ये देखिए बेटा मैंने नीचे टेबल बनाया, शेड्यूल प्रिपेयर किया। अब इसमें देख लेंगे कितने रिसीवेबल्स हैं, उससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरे डेटर्स की कलेक्शन किस तरह से मैनेज हो रही है। और जो सबसे पुराने हैं, अगर पैसे नहीं मिले तो हम क्रेडिट मैनेजर को डंडा लगा सकते हैं कि भैया ये पैसे पहले लेकर आओ, तो वी कैन मैनेज रिसीवेबल्स। तो बेटे डेटर्स मैनेजमेंट में बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन ये आता है बार बार, आपको करना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है जी दोस्तों, इसी के साथ आज का ये कंसेप्ट यहीं पे खत्म होता है।